students, so this is your part 2 of heredity chapter. In part 1 I told you कि heredity का क्या meaning होता है. We discussed about the Mendelian experiments. So हमने monohybrid cross तक पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. अब आज हम ये चैप्टर को हेरिडिटी जो पार्ट है, एवोल्यूशन तो आपका क्योंकि एक्सक्लूड हो चुका है, हेरिडिटी पार्ट को हम कंप्लीट कर देंगे. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस, तो मैंने आपको बताया था मोनोहाइब्रिड का मीनिंग भी बताया था लास्ट क्लास में, डाई हाइब्रिड का भी मीनिंग बताया था. So the two pairs of contrasting characteristics chosen by Mendel were shape and color of seeds. So I told you कि dihybrid inheritance में हम क्या करते हैं, दो contrasting characters को हम क्या करते हैं, choose करते हैं. ओके, मोनोहाइब्रिड में हम क्या करते हैं, एक contrasting characteristic को choose करते हैं. जैसे हमने पिछले जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था उसमें हमने कौन सा contrasting characteristic पढ़ा था, हाइट ऑफ द पी प्लांट्स. तो अब डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए मेंडल ने क्या करा, ही चूज द सीड्स. ठीक है, तो उन्होंने सीड्स को चूज किया और उन्होंने दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिए, शेप ऑफ द सीड्स एंड कलर ऑफ द सीड्स. तो ये कितने कैरेक्टर हो गए, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कॉन्ट्रास्टिंग. सो ही टुक राउंड येलो सीड्स एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स. ये ध्यान रखना है आपको, कौन सी सीड्स उन्होंने ली, राउंड क्या है शेप और कलर येलो, फिर रिंकल्ड क्या है शेप एंड कलर ग्रीन. तो इस तरह से उन्होंने क्या करा, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक की उन्होंने सीड्स ली. इन ऑर्डर टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स with pea plants having wrinkled green seeds. So now let's see what happened. So Mendel first crossed purebred pea plants having round yellow seeds with purebred pea plants having wrinkled green seeds and found that only round yellow seeds were produced in the first generation. कौन सी जनरेशन, F1 जनरेशन बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में. ठीक है, तो जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो फर्स्ट जनरेशन में उन्हें क्या देखने को मिला कि सिर्फ राउंड येलो सीड्स ही क्या हुई थी, प्रोड्यूस हुई थी. नो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स वर ऑब्टेन्ड इन द F1 जनरेशन. इससे क्या प्रूव होता है कि जो राउंड शेप और येलो कलर ये दोनों क्या थे, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, है ना. क्योंकि राउंड ने किसके ऊपर हावी हुआ, जो राउंड वाला शेप था रिंकल्ड वाले शेप के ऊपर हावी हुआ, और जो येलो जो कलर था वो किसके ऊपर हावी हुआ, ग्रीन वाले के ऊपर हावी हुआ. तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं यहाँ पे, शेप के लिए राउंड है और कलर के लिए क्या है, येलो है. फ्रॉम दिस इट वॉज कंक्लूडेड दैट राउंड शेप एंड येलो कलर ऑफ द सीड्स वर डोमिनेंट ट्रेट्स ओवर द रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर ऑफ द सीड्स. तो अब यहाँ पे दिखाया है आपको F1 जनरेशन जो है, ये पेरेंट्स हैं हैविंग दीज जीन्स, राइट, कैपिटल R एंड स्मॉल y, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो. ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जब क्योंकि क्या हुआ, राउंड और येलो क्या है यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट्स हैं. तो मैंने आपको बताया था जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं हमेशा हम उन्हें कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. तो राउंड यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में है और येलो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में है, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट ट्रेट्स साबित हुई आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट. तो जो गैमीट्स होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमेशा क्या होता है, गैमीट क्या होते हैं, दे आर हैप्लॉइड, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है गैमीट्स में. ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल R मतलब गैमीट में क्या हो सकता है, गैमीट क्या होगा, कैपिटल R, हैविंग द क्रोमोसोम फॉर कैपिटल R, और Y से क्या हो गया, Y आ गया, है ना. फिर यहाँ पे जो गैमीट हैं R और Y. ठीक है, तो जब इसका क्या करवाया, क्रॉस करवाया F1 जनरेशन में, तो क्या ऑब्टेन हुआ, R, ये ऐसे करवाया गया है. ठीक है, R किसके साथ आ गया, R के साथ, और स्मॉल y एंड कैपिटल Y. ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या हुआ, ऑब्टेन हुआ इन द F1 जनरेशन, और वो क्या था, राउंड एंड येलो.
ठीक है, देख सकते हो ना सीड को, राउंड एंड येलो कलर वॉज ऑब्टेन, ऑल द सीड्स वर ऑफ राउंड शेप एंड येलो कलर एंड इट वॉज प्रूव्ड दैट राउंड एंड येलो वर द डोमिनेंट ट्रेट्स। ओके, तो अब क्या करा, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था कि जो हमें ऑब्टेन करी थी हमने प्रोजेनी F1 जनरेशन की, उसको हमने फिर से क्या करवाया, क्रॉस करवाया। So when the F1 generation pea plants having round yellow seeds were crossbred, then 4 types of seeds having different combinations of shape and color were obtained. तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाया तो उन्होंने क्या नोटिस करा, अलग अलग तरीके के 4 तरीके के कॉम्बिनेशन क्या हुए, ऑब्टेन हुए। ठीक है, जिसमें किसमें ऑब्टेन हुए, इन द F2 जनरेशन। So these were round yellow, round green, wrinkled yellow and wrinkled green seeds were obtained. तो हर तरीके का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, obtain किया in the second generation। तो F1 जनरेशन क्या थी हमारी, कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y स्मॉल y, ये थी हमारी F1 जनरेशन। और उन्होंने इसी को दोबारा से क्या करवाया, आपस में क्रॉस करवाया, ये जो F1 जनरेशन था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं गैमीट के, सो वी हैव R Y और इट कैन बी कैपिटल R स्मॉल y। फिर यहाँ पे हम इसको करवाएंगे तो स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। तो ये 4 तरीके के गैमीट में कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, R Y एंड R Y। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बन सकते हैं जो गैमीट क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सारे क्या हो गए, इसके गैमीट के वो हो गए, है ना, आउटकम्स जो हो सकते हैं। और ये सारे, ये तो क्या है, फर्स्ट प्लांट है और ये क्या है, सेकेंड प्लांट है। तो इस तरह से क्या है, ये यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि जब क्रॉस हुआ तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये जो 4 हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द गैमीट्स फॉर द फर्स्ट प्लांट, द गैमीट कॉम्बिनेशंस, एंड दीज आर द गैमीट कॉम्बिनेशंस फॉर द सेकेंड वन। सेम है ना ये दोनों, है ना। फिर क्या हुआ, अब इनको आपस में करवाओ क्रॉस, इसको इससे, फिर ये वाला इसके साथ, इस तरीके से क्या होता है, ये पूरा टेबल बनता है। देखो कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये सारे कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हो। ये आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्या हैं, कॉम्बिनेशंस हैं जो आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको करवाओगे इन चारों के साथ, फिर इसको इन चारों के साथ, फिर इसको और फिर इसको। तो इस तरह से क्या होंगे आपके, ये आउटकम्स निकल के आएंगे। देखो ये ऐसे बना हुआ है टेबल, इसको इसके साथ, तो कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, है ना। फिर इसको इसके साथ, तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। तो इस तरीके से फिर इसको, फिर इसके साथ, ये टेबल तो आता है ना, मैथ्स में भी होते हैं ये टेबल्स, है ना। फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर ये 4 मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, आउटकम्स निकालने हैं इन सब जीन कॉम्बिनेशंस के। ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल बनाया गया है। तो ये आप अपना नोटबुक में करके देखना। ठीक है, ये जो जैसे मैंने आपको बताया सारे कॉम्बिनेशंस निकाल के देखना, यही आपके सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे, ये जो यहाँ पे टेबल है। ओके, फिर इसको इन चारों के साथ और इसको फिर इन चारों के साथ। तो ये कॉम्बिनेशंस क्या हुए, ये 16 कॉम्बिनेशंस ऑब्टेन हुए। ठीक है, तो अब इन कॉम्बिनेशंस में हमें क्या देखने को मिला, राउंड येलो भी थे, राउंड ग्रीन भी थे, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। तो राउंड और येलो क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट है। जैसे राउंड येलो का कौन सा है, ये वाला है राउंड येलो, है ना। राउंड तो क्या है, डोमिनेंट है ये, और येलो। ठीक है, ये भी देखो, इससे भी कौन सा मिलेगा, राउंड और येलो मिलेगा, है ना। ये देखो ये वाला जीन कॉम्बिनेशन है, ये भी किसका है, राउंड और येलो, क्योंकि आर यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, और वाई यहाँ पे कैपिटल वाई क्या है, येलो है। तो ये जो रिसेसिव ट्रेट है इसके ऊपर ये क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, है ना। फिर देख लेते हैं रिंकल्ड येलो।
तो रिंकल्ड येलो ये रहा हमारा, रिंकल्ड है क्योंकि मैंने आपको बताया था रिसेसिव जीन्स बस अपने आप को कब एक्सप्रेस करते हैं, जब वो दोनों साथ में हो, है ना। तो यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई है, तो ये तो क्या है, दोनों एक साथ आ गए। अब यहाँ पे कैपिटल आर तो है ही नहीं, डोमिनेंट जीन तो यहाँ पे है ही, तो ये है ही नहीं, तो ये अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। और शेप कैसी होगी, रिंकल्ड, जबकि ये तो क्या है, ये तो है ही डोमिनेंट ट्रेट, तो रिंकल्ड येलो, है ना। फिर रिंकल्ड ग्रीन, जैसे कि ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन है ना। स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो यहाँ पे तो डोमिनेंट ट्रेट है ही नहीं, तो रिंकल्ड ग्रीन। तो इस तरह से क्या हुआ, उन्होंने ये चारों आउटकम्स उन्हें देखने को मिले, है ना। और ये इसका क्या है, फिनोटिपिक रेशियो। तो मैंने आपको फिनोटिपिक रेशियो बताया था कि जो हमें देखने को मिल रहा है ना, जो अपीयरेंस है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे राउंड येलो यहाँ पे कितने हैं, 9 हैं, 4 5 6 7 8 9, है ना 9। तो 9:3। राउंड ग्रीन कितने हैं, 3, 1 2 3, है ना, ये तो हमें देखने को मिल रहा है ना। फिर रिंकल्ड येलो कितने हैं, 3, 1 2 3। रिंकल्ड ग्रीन कितना है, 1। ठीक है, ये 4 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि ये तो 9 है, ये 3 है और ये 3 है, और ये क्या है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 है। तो हमारा अपना फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 9:3:1। ओके, तो इस तरह से उनका आउटकम निकला जब उन्होंने F1 जेनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स थे उनको क्या करवाया, क्रॉस ब्रेड करवाया। तो ये तो हमने देख लिया फिनोटिपिक रेशियो। और स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल मैंने आपको यहाँ बताई है इसकी जरूर आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ये थोड़ी आप मगअप कर सकते हो, अच्छा यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे लिखना है, तो ये आपको क्रॉस जो होता है ये आपको आना चाहिए निकालना, ठीक है। इसके बाद जीनोटिपिक रेशियो भी देख लेते हैं। व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो फॉर द F2 जनरेशन। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो उसका जीन एक्सप्रेशन है ना। तो आपको ये देखना है कि कैपिटल कैपिटल आर और कैपिटल वाई कितने हैं इन सारे कॉम्बिनेशन में, सिर्फ एक ही दिख रहा है ना हमें ऐसा जीन कॉम्बिनेशन, तो ये कितना है, ओनली 1 है, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कितने हैं, 2 हैं। अब मैं यहाँ पे बार बार रिपीट नहीं कर रही, ठीक है, तो इसमें बहुत ही टाइम हो रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आई कांट इवन से लाइक दिस आर वाई वाई, है ना, जबकि ये क्या है, सब जीन एक्सप्रेशंस अलग अलग हैं। तो ये आपके सामने है, ठीक है, ये जीनोटिपिक रेशियो है, ये आप खुद देखना, यहाँ पे इसको मैच करके देखना, समझना कि किस तरह से जीनोटिपिक रेशियो निकला है। इट इज वेरी इजी स्टूडेंट्स। सो ये 1 है, ये वाला कॉम्बिनेशन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर ये 1 है, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये 2 हैं, ये वाले 4 हैं, ये इस टाइप का जीन कॉम्बिनेशन 1 है, इस टाइप का जीन कॉम्बिनेशन 2 बार देखा गया, इस टाइप का जीन कॉम्बिनेशन फिर 2 बार है, और इस टाइप का जीन कॉम्बिनेशन 1 बार है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या है डाइहाइब्रिड क्रॉस का, 1:2:1:2:1:2:1। कितना बड़ा जीनोटिपिक रेशियो है ना। तो दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसको आप इससे क्या करोगे, मैच करना, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करना, ओके। तो अब हमने फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो देख लिया डाइहाइब्रिड क्रॉस का। तो इससे अब हमें मिला सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन टू अस बाय मेंडल। सो इन द इनहेरिटेंस ऑफ, सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन 1 पेयर ऑफ ट्रेट्स इन अ क्रॉस simultaneously the factors responsible for each pair of traits are distributed independently to the gametes। तो इससे उन्होंने ये बताया कि ये जो जीन्स हैं ये अलग अलग से गैमीट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये जो फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं ये अलग अलग क्या होते हैं, जीन्स में अलग अलग फैक्टर्स ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये जो सारी ट्रेट्स होती हैं इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये जो हमने 2 ट्रेट अगर यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग हमने ली, तो ये जो राउंड वाली ट्रेट है इसका येलो वाली ट्रेट से, मतलब जो शेप वाली ट्रेट है उसका
जो उसकी कलर है सीड की, उस वाली ट्रेट से कुछ लेना देना नहीं है, ये एक सेपरेट ट्रेट है शेप वाली, और ये जो कलर वाली ट्रेट है वो क्या है, सेपरेट है। ठीक है, तो हमारे जीन्स में क्या होता है, अलग अलग तरीके से ये जो ट्रेट्स हैं ये हमें मिलती हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें तो ऐसा नहीं है कि अगर राउंड है शेप तो वो येलो ही होगी हमेशा सीड, अगर उसका शेप राउंड है तो उसका कलर येलो होगा, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द केस। क्योंकि यहाँ पे ये प्रूव हो गया जब हमने F1 जनरेशन को क्रॉस करवाया कि हमें चारों तरीके का कॉम्बिनेशन मिले कि भाई जिसका कलर येलो था तो ऐसा नहीं कि उसकी शेप हमेशा राउंड होगी, उसकी शेप तो क्या है, रिंकल्ड भी हो सकती है ना, या फिर भाई जो ग्रीन है उसकी हमेशा राउंड होगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमें तो क्या मिला, रिंकल्ड ग्रीन सीड भी तो हमने ऑब्टेन करी है ना। तो इससे उन्होंने ये बताया कि ये जो शेप है ये इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करी प्लांट ने, और ये इंडिपेंडेंटली क्या करी, इनहेरिट करी। ऐसा नहीं है कि भाई अगर राउंड है तो उसके साथ हमेशा उसका कलर क्या होगा, येलो ही होगा, या फिर येलो है तो हमेशा उसकी शेप क्या होगी, रिंकल्ड ही होगी। तो ये जो ट्रेट्स हैं ये क्या हैं, ये इंडिपेंडेंट ट्रेट्स हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। समझ रहे हो आप। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव करा कि जो ट्रेट्स होती हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या होती हैं, पास ऑन होती हैं, कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी पर्सन की हाइट टॉल होगी तो वो हमेशा वो पर्सन फेयर होगा, दिस इज नॉट द केस। जो टॉल वाला जीन्स है वो क्या है, अलग है, और जो स्किन कलर वाले जीन्स हैं वो क्या है, वो अलग हैं। ठीक है, तो इससे उन्होंने ये प्रूव किया, ही गेव द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, सो अब इसका एक और हम केस देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सो अ मदर हैज ब्लैक हेयर एंड द फादर हैज ब्लॉन्ड हेयर। ठीक है, तो उनके कैसे हेयर हैं, पेल येलो हेयर हैं, है ना, जैसे ब्लॉन्ड जो फॉनर्स होते हैं उनके अधिकतर ब्लॉन्ड हेयर होते हैं। ठीक है, एंड द चाइल्ड हैज ब्लैक हेयर। तो जब चाइल्ड का ब्लैक हेयर है तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि जो ब्लैक हेयर है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर है बालों का, वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है ना। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। सो मदर्स सेल कंटेन 2 जीन्स, दैट इज कैपिटल H फॉर ब्लैक हेयर। ठीक है, बोथ द जीन्स HH आर डोमिनेंट जीन्स, सो द मदर हैज ब्लैक हेयर। Father cells contain 2 genes, that is small h for blonde hair. So the 2 genes HH are recessive genes. So that is why the father has blonde hair. So now during the process of reproduction, the mother transmits, तो मैंने आपको बताया था एक कॉपी तो हमें किससे मिलती है, मदर से, और एक कॉपी हमें किससे मिलती है, फादर से। ठीक है, तो एक कॉपी किससे ली, H वाली मदर से ली चाइल्ड ने, और एक किससे ली, फादर से ली, स्मॉल h वाली। ठीक है, जब इसका वो बना कॉम्बिनेशन तो क्या बना, हमेशा पेयर में काम करते हैं जीन्स, कैपिटल H स्मॉल h। तो बताओ कौन सा डोमिनेंट जीन है, ये कैपिटल H वाला ही तो है, और ये कैपिटल H किसका है, ब्लैक हेयर का है, तो चाइल्ड के कैसे बाल होंगे, ब्लैक होंगे, है ना। सो she transmits one of the dominant gene capital H for black hair to the child, and the father transmits one of his recessive genes small h for blonde hair to the child. Due to this, the child has gene combination of capital H small h for her hair. Now the gene capital H for black hair is the dominant gene, but gene small h for blonde hair, it is the recessive gene. So the dominant gene capital H for black hair shows its effect, due to which the child has black hair. The recessive gene small h for blonde hair cannot show its effect in the presence of dominant gene H for black hair. ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, ये जो कैपिटल H वाला जो जीन था, जो डोमिनेंट था, ऑब्वियस सी बात है उसने इस स्मॉल h वाले को क्या करा, डोमिनेट करा, क्योंकि ये कौन सा जीन था, ये रिसेसिव जीन था। ओके, तो इस तरह से क्या है, देयर इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और हमेशा जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो अपने आप को जनरेशन में क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। So now we will discuss about sex determination.
तो हमने जैसा भी एक एग्जांपल देखा हेयर वाला, तो इसी तरह से क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो फीटस होता है, उसका भी क्या होता है, जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो भी क्या होता है, इट इज ड्यू टू द क्रोमोसोम्स विच डिसाइड द सेक्स ऑफ अ बेबी. सो अ पर्सन कैन हैव अ मेल सेक्स or a female sex. So the process by which the sex of a person is determined, it is called as sex determination. So genetics is involved in the determination of the sex of a person. So the chromosomes which determine the sex of a person, they are called as sex chromosomes. तो हमारी बॉडी में क्या होता है, there are 23 pairs of chromosomes. ठीक है, तो इन्हें हम 2n भी बोलते हैं. n यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम. ठीक है, सो वी हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम, 23 तो पेयर होते हैं, इसका मतलब क्रोमोसोम कितनी है, 2 into 23 यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होती है हमारी बॉडी में. 23 पेयर, 2n मतलब 23 पेयर है ना. 2n से हमने क्या निकाला कि कितनी क्रोमोसोम होती हैं. तो इन 23 पेयर में जो हमारी बॉडी में होती हैं, एक पेयर हमारी क्या होती हैं, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होती है हमारी, सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो इनमें से एक पेयर क्या होता है, हमारी सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स. वन इज कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर इज कॉल्ड वाई क्रोमोसोम. ठीक है, तो ये जो 2 क्रोमोसोम्स होती हैं, एक पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम होंगे उसमें, है ना. तो ये 2 तरीके की होती हैं, या तो एक्स क्रोमोसोम होती हैं या फिर क्या होती है, वाई क्रोमोसोम. तो अब हम देखते हैं कि मेल में कौन सी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती हैं 2, और फीमेल्स में कौन सी ये 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती हैं. सो अ मेल मैन और फादर हैज 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम. तो जो फादर होता है, जो मेल पर्सन होते हैं, ठीक है, जो मेल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, जो एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, वो कौन सा होता है, एक्स वाई. तो मेल्स में क्या होता है, एक तो एक्स होती है और एक वाई क्रोमोसोम होती है. पेयर में एक्स और वाई क्रोमोसोम होती है. दिस मीन्स दैट हाफ ऑफ द मेल गैमीट और हाफ द स्पर्म्स विल हैव एक्स क्रोमोसोम्स एंड द अदर हाफ विल हैव वाई क्रोमोसोम्स. अच्छा, अब हम फीमेल की भी बात कर लेते हैं. सो अ फीमेल वुमेन और मदर हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स. तो अगर हम फीमेल्स में हम ये 1 पेयर जो देख रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम का, फीमेल्स में ये जो 2 क्रोमोसोम हैं, ये दोनों ही क्या होती हैं, दे आर एक्स एंड एक्स, है ना. दिस मीन्स दैट ऑल फीमेल्स, सो देयर आर नो वाई क्रोमोसोम्स. दिस मीन्स दैट ऑल द फीमेल गैमीट्स कॉल्ड ओवा, है ना, ये तो अभी रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था हमने, ओवा और एग्स, दे विल हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम्स. The sex of a child depends on what happens at the stage of fertilization. तो अब जो बेबी का सेक्स डिटरमाइन होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तभी वो क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है कि वो एक बेबी बॉय में डेवलप होगा जो जाइगोट है, या फिर वो एक बेबी गर्ल में डेवलप होगा. ठीक है, क्योंकि तब क्या होता है, देयर इज फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट हैविंग दीज क्रोमोसोम्स, है ना. सो अभी हम देखेंगे आगे, डायग्राम भी है मेरे पास इसका एक. सो इफ अ स्पर्म कैरिंग एक्स, अब क्या होता है, जो गैमीट होंगे वो तो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं गैमीट. सो गैमीट के वो क्या होता है, कॉन्फिगरेशन इट इज एन, है ना. तो यानी कि जो मेल गैमीट है, या तो वो क्या होंगे, एक्स वाला होगा या फिर कौन से होंगे, वाई वाले होंगे. उनमें से एक टाइप का क्रोमोसोम क्या होगा, प्रेजेंट होगा. जबकि अगर हम ओवम की बात करें तो वो कोई भी ओवम हो, हमेशा उसमें क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम ही क्या होगा, प्रेजेंट होगा, क्योंकि फीमेल्स में तो वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है ना, इट विल बी एक्स. सो इफ अ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज एन ओवम which carries X chromosome, then the child born will be a girl, है ना. XX तो कौन होता है, XX किस में डेवलप होगा, ये कॉम्बिनेशन, इट विल गेट डेवलप्ड इनटू अ गर्ल, right. This is because the child will have XX combination of sex chromosomes. सेक्स क्रोमोसोम्स ही बच्चे का क्या डिसाइड करेंगी, सेक्स डिसाइड करेंगी, है ना. तो क्या है, जेनेटिक्स से तो इन्वॉल्व है सारा डिटर्मिनेशन में, हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन में. ठीक है, फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ अ स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज एन ओवम और एग विच कैरीज एक्स क्रोमोसोम. तो ओवम तो हमेशा क्या लेके आएगा,
एक्स ही लेके आएगा, ठीक है, हमेशा ओवम तो क्या होगा, एक्स ही होगा, है ना। देन द चाइल्ड बॉर्न विल बी अ बॉय और मेल. This is because the child will have XY combination of sex chromosomes. तो जिस चाइल्ड में XY है क्रोमोसोम का वो कॉम्बिनेशन, तो वो हमेशा किस में डेवलप होगा, बेबी बॉय में डेवलप होगा, है ना. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है, मेल फीमेल. तो यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन XX है जो सेक्स क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे क्या है, XY है, ठीक है. तो अब जो मेल गैमीट है भाई, या तो वो X कैरी करेगा या फिर वो क्या कैरी करेगा, Y कैरी करेगा. जबकि फीमेल से केस में हमेशा ये जो ओवम है हमेशा क्या होगा, इट विल बी हैविंग X क्रोमोसोम. तो अब क्या है, अब यहाँ पे देखो बिल्कुल वैसी क्रॉस है. तो X एक केस तो क्या है कि X वाला X के साथ हो गया, तो क्या हुआ, X हुआ. और ये एक दूसरा केस क्या हुआ, ये जो Y वाला है ये X के साथ हो गया, तो क्या डेवलप होगा, XY, है ना, ये जाइगोट है. तो ये फर्टिलाइजेशन के टाइम में डिसाइड हो गया कि जो फीटस डेवलप होगा वो बेबी बॉय में डेवलप होगा या फिर बेबी गर्ल में डेवलप होगा. तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है, अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ है XX, तो क्या होगा, फीमेल बेबी डेवलप होगी, और अगर XY है तो मेल बेबी क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है. तो a small note that you should know, it is the sperm which determines the sex of the child. This is because अब ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम्स में कि क्यों ऐसा बोलते हैं कि जो मेल गैमीट होता है it determines the sex of the child and not the female gamete, because half of the sperms have X chromosomes and the other half have Y chromosomes. Thus तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई 50-50% चांसेस है, आधा आधा बटी हुई है क्रोमोसोम, है ना, जो भी जाके क्या हो गया, फ्यूजन हो गया फर्टिलाइजेशन के टाइम, वही उसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा. सो देयर इज अ 50% चांस ऑफ अ बॉय and a 50% chance of a girl being born to the parents. Thus, we can say father or man or husband is responsible for the sex of the baby which is born. सो द बिलीफ, तो अब ये क्या है, एक बिलीफ है, हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन कल्चर है, उसमें क्या होता है, इट इज़ अ बिलीफ. अब तो क्या है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं विद द 21st सेंचुरी, बट पहले के टाइम में जब लोगों को नहीं पता था, उनको ऐसे सुपरस्टिशियस लोग थे, बिकॉज तब इतना साइंस नहीं डेवलप हुई थी, तो उनको ये लगता था कि मदर कैरी कर रही है बेबी को, तो जो मदर है वही बेबी का सेक्स क्या करती है, डिसाइड करती है, ठीक है. तो अगर गर्ल चाइल्ड बॉर्न हुई तो इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द मदर. वाइल ऐसा नहीं है, अगर लोग एजुकेटेड हो तो उन्हें पता चलेगा कि जो सेक्स होता है बेबी का, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द मदर. So the belief that mother, woman or wife is responsible for the sex of her baby, it is absolutely wrong. ठीक है, तो इससे देखो एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है. तो लोगों को इतनी चीज़ें पता लगती हैं जब लोग क्या होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, और लोग नहीं एजुकेटेड होते तो फिर तो क्या है, आप सिर्फ सुपरस्टिशंस जो हैं उन्हीं को क्या करते हैं, सच मानते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है. सो दिस वॉज द होल प्रोसेस, जिससे क्या होता है, जो बेबी है उसका सेक्स क्या होता है, डिटरमाइन होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो सेक्स डिटर्मिनेशन अब क्या है, हमने ह्यूमंस में तो देखा है ना सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, बट इट इज़ नॉट द केस विथ एवरी एनिमल. तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो अलग अलग तरीके से भी होता है कुछ एनिमल्स में. इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन सम एनिमल्स. तो ह्यूमंस की हम बात करें तो इट इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाय द जीन्स, but in some animals it is also controlled by environmental factors. For example, in some reptiles, the temperature at which the fertilized egg is incubated before hatching, it plays a role in determining the sex of the offspring. ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे उस एग को इंक्यूबेट किया है हैचिंग से पहले, वही क्या करता है, डिटरमाइन करता है ऑफस्प्रिंग का सेक्स. It has been found that in a turtle, high incubation temperature, it leads to the development of female offsprings. See,
नेचर इज सो फैसिनेटिंग, इट हैज़ बीन फाउंड कि जो टर्टल्स होते हैं अगर उनमें बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हम रखते हैं एग्स को, इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल ऑफस्प्रिंग्स. On the other hand, in the case of a lizard, high incubation temperature results in male offsprings. In some animals such as snails, individuals can change sex, indicating that sex is not determined genetically in such animals. ठीक है, जबकि जो snails होते हैं उसमें जो individuals हैं they can change their sex. तो इससे क्या इंडिकेट होता है कि जो सेक्स होता है ये हमेशा जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता, कि अगर हम में जेनेटिकली डिटरमाइन है तो और ऑर्गेनिजम्स में भी ये जेनेटिकली डिटरमाइन हो, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो ये एग्जांपल्स भी आपको 2-3 पता होने चाहिए. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, फिनिश. ठीक है, नहीं होता अगर इवोल्यूशन पार्ट भी इसमें एडेड होता. ठीक है, तो हमने हेरिडिटी जो है वो आज फिनिश कर लिया है. अब जो हेरिडिटी वाला पार्ट है वो आप अच्छे से अपनी बुक्स में से क्या कर लेना, रीड कर लेना. कोई डाउट्स हो मेरे से पूछ लेना, क्लासरूम ऐप पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो. ठीक है, असाइनमेंट दे दूंगी मैं आपको इसकी हेरिडिटी की, वो अच्छे से सॉल्व कर लेना. सो स्टूडेंट्स स्टडी वेल, टेक केयर.